अकील खाना डाल दिया है मैंने, दे आना अपनी माँ को। मैं अभी कुछ देर पहले दुकान से वापस आया था जब मुझे मिसबा ने बैठने भी नहीं दिया और किचन में खाने की तरफ इशारा कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा क्योंकि आज दुकान पर काफी ग्राहक थे और उनके रश की वजह से सर उठाने की मोहलत नहीं मिली थी। वैसे भी सीजन था काम का तो इसी वजह से दिहाड़ी भी अच्छी लग जाती थी। मैंने उकताते हुए लहजे में कहा, दे आती तुम, मुझसे ऊपर नहीं जाया जाता। वो नफी में सर हिलाकर बोली, देना है तो दे दीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं, यही पड़ा है। मुझे थकान की वजह से गुस्सा पहले ही आया हुआ था। मैंने दांत कुचाकर खाना उठाया और धप धप करता ऊपर आ गया। अम्मा के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने कोहनी से दरवाजा खोला और खाना दरवाजे के साथ पड़ी तपाई पर रख दिया। मुझे देखते ही अम्मा ने मुस्कुरा दिया और बोली, लौट आए काम से, थके हुए लग रहे हो। मैंने तड़क कर कहा, हाँ लौट आया हूँ, मगर आराम कहाँ है। मेरी जिंदगी को बस ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक के धक्के खा रहा हूँ। ये सख्त अल्फाज कहकर मैंने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और वैसे ही सीढ़ियां उतर आया। वापसी पर एक मर्तबा मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर तभी दिमाग पर यह बात हावी हो गई कि जरूर अम्मा के किसी गुनाह की सजा है जो उसके साथ साथ मुझे भी मिल रही है। मैं नीचे आया तो मेरी बीवी सोने के लिए लेट गई थी। मैंने अपना खाना निकाला मगर दिल ही नहीं चाहा, वैसे ही वापस रख दिया और नहाकर सोने के लिए लेट गया। बार बार पता नहीं क्यों अम्मा की मुस्कुराहट मेरे दिमाग में आ रही थी और जमीर भी मलामत कर रहा था कि अकील, तुम्हें इस तरह अपनी माँ से बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी है वो तुम्हारी माँ है, मगर दिमाग यही जवाब देता कि माँ है तो उसे माँ के तकद्दुस को बहाल रखना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था जो माँ ने किया है। इसी जंग में कब मेरी आंख लगी मुझे खुद भी नहीं याद रहा। तकरीबन रात का तीसरा पहर था जब मेरी आंख अचानक से खुली। मेरा दिल घबरा रहा था, पता नहीं क्या बात थी। मैंने उठकर ठंडा पानी पिया मगर घबराहट खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं बाहर सहन में चलने लगा पर घबराहट बढ़ रही थी। अचानक से मुझे ऊपर से कोई आवाज आई तो मैं भागकर ऊपर आया। देखा अम्मा के कमरे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो सामने फर्श पर अम्मा गिरी हुई थीं, आधी बिस्तर पर और आधी फर्श पर। वो उठने की कोशिश करती मगर उससे उठा नहीं जा रहा था। मेरी तरफ देखकर अम्मा की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने अपनी जेब से एक दस्ताना निकाल कर पहना और फिर जाकर अम्मा को छुआ। उसकी बीमारी ही ऐसी नौयत की थी कि खतरा था, छुआ तो कहीं ये बीमारी मुझे ना लग जाए। अम्मा को बिस्तर पर लिटाकर मैं वापस जाने लगा तो अम्मा ने बड़ी मोहब्बत से कहा, अकील मेरे पास कुछ देर बैठ जाओ बच्चा, थोड़ा सा वक्त दे दो अपना। इस कमरे में सांस लेने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि अजीब सी बू फैली हुई थी। मैंने जमाई लेते हुए कहा, अम्मा बहुत नींद आ रही है, पहले भी तुम्हारे शोर की वजह से मेरी आंख खुली थी। जाता हूँ सोने, तुम भी सो जाओ और वो काम ना किया करो जो नहीं होता। मैंने मुड़कर अम्मा को देखा तो वो बेबसी से मुझे देख रही थी। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आया और ताजा हवा में खुलकर सांस लिया। पता नहीं अम्मा का बोझ हम पर से कब कम होगा। ये वो जालिम सोच थी जो हर वक्त दिमाग पर छाई रहती थी। मैं नीचे आ गया तो मेरी बीवी उठी हुई थी। मुझे देखकर हैरानी से बोली, कहाँ गए थे? मैंने स्पॉट लहजे में कहा, अम्मा के पास। वो आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगी, फिर आहिस्तगी से बोली, क्यों उनकी बीमारी को हमारे घर में लाते हो? एक तरफ पड़ी हुई हैं, पड़े रहने दो, वरना ऐसा ना हो ये घर ही मनहूस हो जाए और यहाँ हमारी बीमारी की वजह से कोई भी आना जाना छोड़ दे तो जब तक वो बीमारी ऊपर कमरे तक महदूद है उसे वहीं रहने दो, खुद पर हावी ना करो। मैंने इस बात में सर हिला दिया और वॉशरूम में घुस गया। मेरी बीवी की बातें तल्ख जरूर थी मगर सच थी। अगले दिन दुकान पर गया तो हैरत अंगेज तौर पर मेरे पास काम बहुत कम आया। हालांकि गर्मी अरूज पर थी तो हर रोज ही से 10 से 15 काम फ्रिज, एसी या कूलर, पंखों के आ जाते थे, मगर उस दिन सिर्फ एक या दो काम आए थे। बार बार दिल में यही ख्याल आ रहा था, कहीं अम्मा की बात नहीं मानी तो इस वजह से तो ऐसा नहीं है। फिर दिल में यही ख्याल आता, ऐसा नहीं हो सकता, जब अम्मा के गुनाह का असर मेरे कारोबार पर नहीं पड़ा तो भला अम्मा की नाफरमानी का असर कैसे पड़ सकता है। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और 3 साल से ही अम्मा की ये हालत थी। मुझसे जहाँ तक मुमकिन था मैंने अम्मा को हर हकीम को दिखाया मगर उनकी बीमारी अजीब नौयत की थी।
मेरी शादी को तकरीबन 15 दिन हुए थे जब मेरे अब्बा की वफात हुई थी। अब्बा का भी फ्रिज एसी का काम था। मैं उनके साथ ही दुकान पर रहता था। उस रोज घर आए तो खाना खाने के बाद कमरे में चले गए। मिसबा का भाई उम्रे से आया था तो उसने कुछ खजूरें मेरे हवाले की और कहा ये अम्मा और अब्बा के हिस्से की हैं। मैंने कहा जाकर तुम खुद दे दो। वो नरमी से बोली मैं भी चलती हूँ आपके साथ, अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। हम दोनों नीचे आए और अम्मा तब नमाज पढ़ रही थी, अब्बा खबरनामे सुन रहे थे। मैंने वो पैकेट उन्हें थमाया और कुछ देर बैठकर हम वापस आ गए। तकरीबन आधी रात का वक्त था जब अम्मा भागती हुई मेरे कमरे में आई। दरवाजा खोला तो सामने अम्मा खड़ी हाँफ रही थी कि तुम्हारे बाप को कुछ हो गया है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और खून वाली उल्टियां आ रही हैं। मैं और मिसबा भागकर कमरे में गए तो अब्बा की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी। एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले गए। जब डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा खाया है जो उनकी मौत का सबब बना है, तब तक अब्बा की मौत वाकई हो चुकी थी। अम्मा जल्दी से बोली खजूरें खाई थी तुम्हारे अब्बा ने। मैं नमाज पढ़ रही थी, उन्होंने पैकेट खोला और 3-4 खजूरें खा ली। इससे पहले मैं खाती उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं हकदक खड़ा था, खजूरों में जहर था या फिर कुछ ऐसा जो अब्बा की मौत का सबब बना। अम्मा मिसबा की तरफ इशारा करके बार बार यही कह रही थी इसने मेरा सुहाग छीन लिया, इसी ने वो खजूरें दी थी। मैं कभी मिसबा को देखूं तो कभी अम्मा को। मिसबा बेयकीनी की कैफियत में थी, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। पुलिस को भी अम्मा ने बुला लिया। हम सब पुलिस की गाड़ी में और अब्बा को एम्बुलेंस में घर लाए। कोई भी कफन दफन करने से पहले पुलिस ने सबको कमरे से बाहर रोक दिया और खुद अब्बा के कमरे में गई। जब वापस आए तो उनके हाथ में वाकई खजूरों का पैकेट था, लेकिन वो पैकेट कहीं से भी खुला हुआ नहीं था, वैसे ही सील बंद था जैसा मैं और मिसबा अम्मा अब्बा को देकर गए थे। साफ जाहिर था कि अब्बा ने इसमें से कोई खजूर नहीं खाई थी। ये देखकर मेरे तने आसाब पुरसकून हुए। जहाँ मिसबा के चेहरे पर सुकून था वहीं अम्मा के चेहरे पर वहशत थी। वो बार बार उस पैकेट को उलट पलट कर देखने लगी और चिल्ला रही थी ये झूठ है, मेरे सामने अकील के अब्बा ने 3 खजूरें खाई थी, जरूर इसमें कोई न कोई गड़बड़ है। मेरी बात समझो, मगर सबूत सामने देखा जा सकता था। खैर पुलिस ने अम्मा को धमकी देकर मिसबा के कहने पर ही छोड़ दिया, वरना अगर मिसबा चाहती तो खुद पर इस झूठे इल्जाम के खिलाफ अम्मा के नाम का पर्चा कटवा सकती थी, मगर उसने सब्र से काम लिया। उस दिन मुझे अम्मा से नफरत हो गई कि अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए वो अपने शोहर के कत्ल को सीढ़ी बना रही हैं। बाद में अब्बा का कफन दफन मैंने जिस गायब दिमागी से किया सिर्फ मैं ही जानता हूँ। 2 दिन बाद अब्बा के टेस्ट की रिपोर्ट मिली जिसमें साफ लिखा था कि फूड पॉइजनिंग की वजह से अब्बा की मौत वाकई हुई है। शादी के शुरू वाले 15 दिन बहुत अच्छे थे। मिसबा अम्मा के आगे पीछे फिरा करती थी, लेकिन जब से ये वाकया हुआ था उसने चुप साध ली थी। अम्मा का खाना बनाकर किचन में रख देती और अम्मा खुद ही आकर खा लेती। अगर अम्मा कोई बात करती तो वो इस बात का जवाब भी नहीं देती थी। मैं भी उसे हक बजानिब समझता था। अम्मा ने 1-2 मर्तबा मिसबा की शिकायत मुझसे की कि वो बात नहीं करती, डांट देती है, मगर मैंने उतने ही स्मार्ट लहजे में कहा वो वक्त याद करो जब मिसबा तुम्हारे आगे फिरा करती थी। जब उस वक्त की कदर नहीं जानी तो अब इस वक्त को भी ज्यादा सर पर सवार ना करो और जो चंद दिन है जिंदगी के खामोशी से गुजार लो। मेरे इस जवाब का ये असर हुआ कि अम्मा का बोलना कम हो गया। वो वाकई में एक कोने में लग कर बैठ गई थी, मुझसे भी बहुत कम बात करती। मैंने सुकून का सांस लिया कि अच्छा हुआ ये परेशानी तो कम हुई। तकरीबन 4 माह ऐसे ही गुजर गए। एक रोज मुझे मिसबा ने कहा अम्मा बहुत अजीबो गरीब हरकतें करने लगी हैं। मैंने पूछा कैसी हरकतें करने लगी हैं? किसी से मिलती हैं छुप छुप कर? ये क्या बात कर रही हो तुम? सोच समझ कर बोलो। वो कंधे उचकार कर चुप कर गई थी। ठीक है मैं कुछ नहीं कहती। मैंने भी दोबारा उससे नहीं पूछा वो क्या कहना चाह रही थी और इसका मतलब क्या था, पर एक तरह का शक मेरे दिल में बेमस्त हो चुका था। मैं जब भी अम्मा को देखता तो बड़ी राजदारी से देखता। वो मुझे देखकर सहम जाती जैसे बच्चा छुपने की या फिर कुछ छुपाने की कोशिश करता है। बिल्कुल वैसे ही मैं जब जब अम्मा को देखता ऐसे वो मुझसे निगाहें चुराती। सोचा मिसबा से पूछूं, खुलकर बताए वो कहना क्या चाह रही थी, मगर पूछते पूछते रह गया। एक रात मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया तो मिसबा सरगोशी के अंदाज में बोली आपको अम्मा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अनजान बनते हुए पूछा ऐसा क्यों?
मगर दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। देख लें, ऐसा ना हो कि बाद में आप मुझसे खफा हो जाएं। मैंने सख्त नजरों से मिसबा को देखा और कहा, जो बात करनी है करो, बिला वजह की तहमीद ना बांधो, वरना मैं सोने लगा हूँ, मुझे नींद आ रही है। अब की मर्तबा वो संभल कर बोली, अम्मा को रात को अक्सर औकात ही कोई मिलने आता है। ये बात नाकाबिले यकीन थी। मैंने घूर कर मिसबा को देखा तो वो कंधे उचकाकर बोली, मैं आपसे पहले ही कह चुकी थी, मुझ पर खफा मत होइएगा। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। मैंने स्पॉट लहजे में कहा, मिसबा आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ये नींद तो मेरी आंखों से उड़ चुकी थी, मगर मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था और ना ही कर पा रहा था। पता नहीं कितनी देर ऐसे ही बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मेरी बीवी तो कब की सो चुकी थी। ऐसे ही अजीब कश्मकश में काफी देर बाद मुझे दरवाजे के खुलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं चौंका कर उठ बैठा था और ध्यान लगाकर वो चिड़चिड़ाहट सुनने लगा। जब एक मर्तबा फिर से आवाज आई तो नंगे पांव बगैर चाप किए मैं कमरे से बाहर निकला। बाहर सहन पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही कोई तेजी से अंदर की तरफ भागा। उस तरफ अम्मा का कमरा था। मैं ठिठक कर रुका। बरामदे में एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था, जिसकी रोशनी में मुझे एक साया नजर आया। मैं उस तरफ गया, तभी हल्की सी टक के साथ दरवाजा बंद हो गया। वो अम्मा का कमरा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अभी मैंने यहाँ पर इस कमरे में किसी को दाखिल होते देखा। कुछ देर पहले मिसबा जो कुछ कह रही थी, क्या वो सच था? मेरे जहन में परेशानी के जखड़ चलने लगे थे। मैंने जोर जोर से अम्मा के कमरे का दरवाजा बजाया। कुछ ही देर में दरवाजा भी खुल गया। मैंने देखा अम्मा बड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। क्या बात है अम्मा, तुम ठीक तो हो? वो इस बात में सर हिलाकर बोली, हाँ ठीक हूँ। मैंने अम्मा की पुश्त पर मौजूद कमरे का अंदर से जायजा ले लिया, मगर वहाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई आया हो। गालबन मुझे ही वहम हुआ होगा, क्योंकि भला अम्मा क्यों कहीं छुप छुप कर जाएगी। मैं वापस आ गया। कमरे में आया तो मिसबा उठी हुई थी। मुझसे पूछने लगी, कहाँ गए थे आप? मैं अपनी सोचों में गुम था। जल्दी से सर हिला दिया कि कहीं नहीं गया था, ऐसे ही थोड़ी घबराहट हो रही थी तो सहन में चला गया। वो मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, चलें, ये घबराहट अब खत्म कहाँ होगी, बढ़ेगी, मगर मैं दुआ करूंगी आपको सुकून मिल जाए। ये कहकर वापस लेट गई, जबकि मैं चौंक गया। वो जुमाइनी बात कर गई थी। मैंने उसे जगाना चाहा, मगर वो नरमी से बोली, अकील, यकीन सिर्फ इस बात पर कीजिएगा जो आप अपनी आंखों से देखें। मेरी बात का यकीन न कीजिएगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरी बीवी मुझे मुसलसल हैरतों में मुब्तला कर रही थी। मतलब उसे कैसे पता चला? अभी बाहर मुझे अम्मा पर शक हुआ था, शायद उसने खिड़की से देख लिया हो। यही बात थी जिससे मैं खुद को दिलासा दे सकता था, और दिया भी। बाकी पूरी रात मैंने सोने की कोशिश की, मगर दिमाग में जक्खड़ चल रहे थे। मैं नहीं सो पाया। अब मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। मिसबा ज्यादा अम्मा के खिलाफ बात तो नहीं करती थी, मगर उसने जो दो चार बातें की थीं, वही मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं थीं। क्योंकि अम्मा को मैं अब हर मर्तबा शक की नजर से ही देखता था। वो आम बात भी कर रही होती तो मैं उन्हें बड़े गौर से देखता, मगर एक बात थी, अम्मा के अंदाज भी बड़े मशकूक हो गए थे। मैं उनसे सर पर हाथ फिरवाने जाता तो वो पीछे हो जाती और दूर से ही प्यार दे देती। ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती। अगर बाहर निकलती तो चादर ली होती। अपना रवैया अम्मा का बड़ा मोहतात हो गया था, जैसे वो मुझसे बच निकलने की कोशिश में थक रही हो। मैंने मिसबा से पूछा, अम्मा को क्या हुआ है? तो वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखती और कहती कि मैं क्या कह सकती हूँ, तुम खुद देखो और समझो। मेरी बात का यकीन तुम वैसे ही नहीं करोगे, और मैं भी यही चाहती हूँ तुम मेरी बात का यकीन ना ही करो। जो करो अपने बलबूते पर करो। मैं चुप कर गया। 15 दिन मजीद गुजरे तो मिसबा कमरे में आई। रात का वक्त था। उसका अंदाज बड़ा पुरजोश लग रहा था, गोया कुछ नायाब उसके हाथ लग गया हो। मैंने पूछा, क्या वजह है? वो सोचते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो क्या तुम यकीन कर लोगे? मैंने हैरत से पूछा, क्या कहना चाह रही हो तुम? खैरियत है? वो मेरी कलाई थामकर मुझे छत पर ले गई और बोली, सब्र करो, यहीं पर मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा, जो बात है खुलकर बताओ, पहेलियां ना बुझवाओ। वो मुझे चुप रहने का इशारा करके नीचे देखने लगी।
फिर झटके से मुझे भी आगे खींचा। मैंने झुककर देखा तो अम्मा ने खुद को एक बड़ी सी चादर में छुपाया हुआ था और वो घर से चोरों की तरह बाहर निकल रही थी। मैंने मिसबा को हैरानी से देखा तो उसने अम्मा की तरफ मेरा सर मोड़ दिया और बोली, जो देखने वाली शय है वो देखो, मुझे बाद में देखना। अब अम्मा एक एक कदम बड़ी तेजी से उठाती हुई पिछली गली में जा रही थी। वो गली आमतौर पर रात में बहुत कम इस्तेमाल होती थी क्योंकि उसके पीछे खुली सड़क थी। अम्मा चली गई तो मैंने पूछा, ये कहाँ जा रही थी? वो कंधे उचकाकर बोली, मैं तुम्हारी माँ के मुतल्लिक कुछ कहूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए बेहतर यही है खुद ही पूछना अपनी माँ से। मैं नीचे जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, अपनी माँ को वापस आते हुए नहीं देखोगे। मैं शशोपंज में मुब्तला था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मिसबा पर अब यकीन करने को भी दिल राजी था क्योंकि उसने जो दिखाया था वो हकीकतन मुझे नजर आ रहा था। अम्मा उस रात भी कहीं से वापस ही लौटी थी और आज भी कहीं छुप छुप कर जा रही है। ये कहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था मेरे सामने, जिसका जवाब अब मुझे या तो खुद ढूंढना था या अम्मा ही बता सकती थी। मैं वहीं छत पर टहलने लगा। मिसबा भी बैठकर मुझे देखने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद अम्मा जिस तेजी से गई थी उसी तेजी से वापस लौटी और चोर कदमों से घर में दाखिल होते हुए अपने कमरे में छुपाक से गुम हो गई। मैंने मिसबा को देखा तो वो कंधे उचकाकर बोली, बताओ क्या कहता है तुम्हारा दिल? मैं चुप करके नीचे आ गया। अम्मा के कमरे में जाने लगा तो मेरी बीवी ने मुझे रोक लिया। फिर नरमी से बोली, ठंडे दिमाग से काम लो, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। वो किसी तरह मुझे कमरे में ले गई। उसने ठंडा यख पानी पिलाया, फिर मेरे करीब बैठकर नरमी से बोली, अकील हो सकता है तुम्हें मेरी बात नागवार गुजरे, मगर मैं भी एक औरत हूँ। हो सकता है अम्मा किसी और को पसंद करती हो, कोई ऐसा जो उन्हें शायद जवानी में भी चाहता हो, मगर अब्बा का कांटा दरमियान में था तो ये मुमकिन नहीं हो सका। अब अब्बा नहीं रहे तो अम्मा आजाद हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? वो इसी तरह बोली, ठीक है मेरे मतलब को रहने दो, ऐसा करो फिर अम्मा से ही पूछ लो, वही तुम्हें सच बता देंगी। मैंने कहा कि मैं कैसे तुम्हारे अंदाजे पर यकीन कर लूं, सबूत भी हो। वो उस बात में सर हिलाकर बोली, वाकई मैं अंदाजा लगा रही हूँ, सबूत भी नहीं है, लेकिन एक काम हो सकता है, क्यों ना तुम अम्मा का पीछा करो और जहाँ जहाँ वो जाएंगी तुम्हें सब खबर हो जाएगी। ऐसे में किसी सबूत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे मिसबा से इस समझदारी की बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी, मगर वो ठीक बोल रही थी। मैं इंतजार करता रहा कि अम्मा कब जाएगी। बिलाखिर तीसरे दिन अम्मा ने खुद को चादर में छुपाया और घर से निकल गई। मैं गली में था और मिसबा घर में। अम्मा के बाहर आते ही मैंने भी खुद को चादर में ढांप लिया और जिस तेजी से वो कदम ब कदम उठा रही थी मैं भी उसी तेजी से अम्मा का पीछा करने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक सुनसान से इलाके में चले गए जहाँ एक दुकान के बाहर आदमी खड़ा था। अम्मा उसके पास रुक गई। उन दोनों ने थोड़ी सी बातचीत की, फिर वो आदमी दुकान के अंदर अम्मा को ले गया। 8 से 10 मिनट बाद वो दोनों बाहर आ गए। अंधेरा काफी था तो मैं दुकान का नाम या वो किस शय की दुकान है अंदाजा नहीं कर पाया। बाहर आते ही वो आदमी उल्टी सिम चल पड़ा और अम्मा घर की तरफ चल पड़ी। मैं अगली गली में छुपा हुआ था। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा था वो नाकाबिले यकीन था। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बेवा माँ बुढ़ापे में किसी आदमी से मिलने आई है, वो भी इतना चोरी छुपे। दिन की रोशनी में अम्मा कमरे से भी बाहर नहीं निकलती थी और अब रात के अंधेरे में किस एतमाद से आई है। मेरी टांगों में तो जान ही नहीं रही थी। मैंने बामुश्किल दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाए रखा। अम्मा अब तेजी से घर की जानिब जा रही थी, मगर मेरे अंदर हिम्मत खत्म हो चुकी थी। मैं वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे जिन्हें मैं बामुश्किल हलक में उतार रहा था। काफी देर इसी हालत में रहने के बाद बड़ी दिक्कतों से अपने कदमों पर खड़ा हुआ और घर वापस आने की बजाय पान वाले खोखे पर चला गया। एक सिगरेट की डिब्बी खरीदी और मुसलसल सिगरेट पीने के बाद वो खाली डिब्बी फेंक कर घर वापस आया। मिसबा सहन में टहलती हुई मेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरी हालत देखकर उसने जल्दी से मुझे पानी वगैरह पिलाया और फिर सहारा देकर कमरे में ले आई। मैं जूतों समेत बिस्तर पर लेट गया। उसने मेरे पैरों को जूतों से आजाद किया
और खाना लाई, मगर उस वक्त मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उसने मुझे रोने दिया और सोफे पर बैठकर मुझे टिकटकी बांधे देखने लगी। मैं भी जब रो रो कर थोड़ा सा पुरसकून हुआ तो अंदर का सारा गुबार निकल चुका था। मगर ये वो लम्हा था जब मुझे अपनी माँ से शदीद नफरत महसूस हुई। मैं उसे इस घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने मिसबा से इस बात का जिक्र किया तो उसने फौरन मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल ना करना, अपनी माँ को घर से निकालोगे? ये घर तुम्हारी माँ के नाम है, अगर निकाला तो खुद कहाँ जाओगे? उसकी बात में दम था। मैं चुप कर गया। फिर मिसबा से पूछा, बताओ अब क्या करूं? तुम्ही ने मुझे इस सच की शक्ल दिखाई है, तुम ही बताओ कुछ। वो चुप कर गई, फिर धीरे से बोली, अभी सब्र करें, अम्मा को पता ना चले कि आप सच जानते हैं। मैंने वजह पूछी तो वो कहने लगी, बस मना कर रही हूँ, सही वक्त आएगा तो देखा जाएगा। मैं चुप कर गया। अगले दिन अम्मा से मैंने कोई बात नहीं की। अम्मा ने 2-3 बातें की, मगर मैं खामोशी से गुजर गया, कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रोज अम्मा बड़ी निढाल अपने कमरे में लेटी हुई थी। मिसबा ने कहा, जाओ ये खाना दे आओ अपनी माँ को। मैं खाना लेकर गया तो देखा कमरे से हल्की हल्की बू आ रही है। मैंने इस बात का जिक्र अम्मा से किया तो वो चुप हो गई। मैंने कमरा पूरा खंगाल मारा, मगर कहीं से भी कोई बू वाली शय नहीं बरामद हुई। फिर अचानक से मुझे एहसास हुआ कि ये बू अम्मा से आ रही है। मैंने पूछा, अम्मा क्या ये बू तुमसे आ रही है? जबकि अम्मा की शक्ल ऐसे ही अभी जबकि अम्मा की शक्ल ऐसे थी कि अभी ही रो पड़ेगी। मैंने खुद को बड़ी सी चादर में अच्छे से छुपाया हुआ था। मैंने खाना एक तरफ रख दिया और पूछा, क्या बात है, खुलकर बताओ। मिसबा भी हमारा शोर सुनकर किचन से आकर कमरे के पास खड़ी हो गई। उसने भी अपनी नाक पर हाथ रखा हुआ था और मुझसे पूछ रही थी, ये बू अम्मा से आ रही है क्या? मैं खुद चुप था कि बोलूं तो क्या बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ अम्मा मस्कीन सी शक्ल बनाई इस में सर हिलाकर बोली, मुझे एक बीमारी लग गई है जिसमें जिस्म गलने लग जाता है और बू आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अम्मा ने अपने बाजू से चादर हट पीछे हटाकर दिखाई। उसके बाजू पर छोटे छोटे दाने बने थे जो गले हुए थे। मैं एकदम पीछे की तरफ लड़खड़ाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ की हालत ऐसे कैसे हो सकती है। अभी तक मैं हैरान था। जब मिसबा की आवाज मेरे कानों में पड़ी, ये सब तो होगा जब छुप छुप कर गुनाह करोगी। मैंने पलटकर मिसबा को देखा तो वो मुसलसल रो रही थी। रात के अंधेरों में जब छुपकर बाहर निकलती थी तब भी बताकर जाती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, जैसे अब बीमारी का बता रही हो। ये गुनाहों की सजा है तुम्हारे। मुझे लगता है तुम्हारी बीमारी की वजह से अजाब हम दोनों पर ना आ जाए। मैं बार बार मिसबा को देखता, फिर अम्मा को, जो सहमी हुई थी। अम्मा ने मुझे कुछ कहने की कोशिश की, मगर मिसबा ने फौरन बात काट दी और मेरी तरफ इशारा करके बोली, देखिए अंकील, आपको इस घर में रहना है तो रहे, मैं नहीं रह सकती। पता नहीं कौन से गुनाह करती फिर रही है तुम्हारी माँ। मैं क्यों भुगतूं इन गुनाहों की सजा को? मैं हैरा मैं शशो पंज में पड़ गया कि मिसबा जो हमेशा मेरा साथ देती थी, अब वो घर छोड़कर जा रही है। मगर क्यों? उसे तो मेरे साथ होना चाहिए था, फिर वो क्यों मुझे तन्हा कर रही है? मैंने ये बात उससे पूछी भी, तुम ये क्यों कह रही हो? बीवी हो तुम मेरी, ऐसे कैसे जा सकती हो? वो बड़े गुस्से से बोली थी, ठीक है, अपनी माँ को निकालो इस घर से। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो वो अभी भी नफी में सर हिलाए मुझे कुछ समझाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। मुझे देखकर मिसबा जल्दी से बोली, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा ज़र्फ नहीं मानता। तुम्हारी माँ को इस घर से निकालो तो मत निकालो, रखो इसे यहीं पर। फिर एक काम करो, ऊपर छत पर बना हुआ स्टोर रूम साफ करवा कर अपनी माँ को वहाँ रख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसकी बीमारी में मैं या आप मुब्तला हो। मैंने मिसबा को देखा तो उसने आंख से इशारा किया। तब मैं समझा वो जो कुछ कह रही थी इस आखिरी बात के लिए कह रही थी। मैं झट से बोला, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे भी अम्मा पूरा दिन अपने कमरे में ही बंद रहती हैं, तो बेहतर है अम्मा को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दें। अम्मा कोई इतराज तो नहीं है तुम्हें? मैंने मुंह दिखावे के लिए अम्मा को पूछ लिया, मगर वो मुझे हैरत से देख रही थी। फिर मेरे कहने पर इस बात में सर हिलाकर बोली, जहाँ मर्जी छोड़ो वकील, मगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये एक बीमारी है। मिसबा ने अंदाजा लगाया कि बीमारी है जो गुनाह करने से ही आई होगी, यकीनन
और वहां से चली गई। मैंने उसी शाम कुछ आदमी बुलवा कर अम्मा का सामान ऊपर वाले स्टोर रूम को साफ करवा कर उसमें रखवा दिया और देखते ही देखते अम्मा ऊपर वाले कमरे में चली गई। अम्मा के जाने के बाद मिसबा ने नीचे का सारा पोर्शन अपने मुताबिक सेट कर लिया था। मैं बेहोश था कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, यानी अम्मा को एक तरफ भी लगा दिया और अपने सर भी कोई बात नहीं आई। मैंने मिसबा को पूछा, क्या तुम जानती थी ऐसी कोई बीमारी अम्मा पर हमला करने वाली है? वो कंधे उचकाकर बोली, जानने या ना जानने वाली क्या बात है, जो बुराई करेगा, गुनाह करेगा, उसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा उसे। मैं उसकी जहानत से बहुत मुतासिर हुआ और अम्मा को एक तरफ लगा दिया। अब वो दिन में एक मर्तबा खाना बनाकर देती, जो मैं खुद ही ऊपर जाकर अम्मा के कमरे में रख खाया करता था। अम्मा के जाते ही मिसबा मुझे किसी हूर से कम नहीं लगती थी। जितनी अच्छी तरह उसने मुझे संभाला था, ऐसा तो अम्मा ने भी नहीं संभाला था। उस दिन से लेकर आज तक अम्मा रोज मुझे कहती, अकील बैठकर मेरी बात तो सुन ले। और अभी मेरे दिमाग और आंखों के सामने वही तारीख रात वाले मंजर घूम जाते, जब एक अनजान आदमी अम्मा को दुकान के अंदर लेकर गया था। बस यहाँ पर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। उस दिन से लेकर अब तक मैं ना अम्मा के करीब बैठा, ना ही ज्यादा बातचीत कर सका। एक डॉक्टर को अम्मा के इलाज के लिए रखा हुआ था। वो 15 दिन बाद आकर दवाई दे जाता या जो चेकअप वगैरह करना होता कर लेता, जबकि मिसबा यही कहती, ये बीमारी नाकाबिले इलाज है क्योंकि इसकी जड़ गुनाह में। मगर मैंने यहाँ मिसबा की बात को अहमियत नहीं दी और एक डॉक्टर रख दिया था जो बाकायदा पाबंदी से सारे मामलात वगैरह देख जाता था। उस दिन भी मैं अपने कमरे में था, तकरीबन शाम का वक्त था। जब वो डॉक्टर अम्मा का चेकअप करने आया, मिसबा ने उसे ऊपर भेज दिया, जबकि मैं टीवी देखने में मगन हो गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया तो उसने कहा कि अम्मा की हालत बहुत खराब हो चुकी है, जख्म ठीक होने की बजाय गल रहे हैं, तो ये सूरत हाल काफी गंभीर है। मैंने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर भी बदल कर देख लेता हूँ। वो नरमी से बोला, जितनी खिदमत कर सकते हो कर लो अपनी माँ की। मैंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तो वो उसी लहजे में बोला, अब उनके पास वक्त बहुत कम है। कितना कम? अचानक से मेरे दिल को कुछ हुआ था। बहुत ज्यादा कम, इतना कम कि वो अभी भी ये दुनिया छोड़कर जा सकती है और एक दिन के बाद भी, इससे ज्यादा नहीं। मेरे दिल पर जैसे किसी ने घूंसा दे मारा हो। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या कोई तरीका नहीं है? मगर वो भी मजबूरो बेबस था। आखिरकार ही क्या सकता था। मैं भागा भागा ऊपर आया। मुझे अम्मा से बहुत कुछ कहना था, मगर जब कमरे में आया तो वो फौत हो चुकी थी। मैंने दूर से ही डॉक्टर को आवाज लगाई। उसने भी अम्मा की मौत की तस्दीक कर दी। ये खबर किसी नागहानी आफत की तरह मुझ पर टूटी थी। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अम्मा के कफन दफन का इंतजाम करने गया तो गोरकन, जो अम्मा की कब्र खोद रहा था, उसने एक कागज मुझे थमाया कि इस जगह से निकाला है। वो जगह शुरू से ही अम्मा के लिए रखी हुई थी। उसकी दाहिनी तरफ अब्बा की कब्र थी। मैंने वो कागज खोलकर पढ़ा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, मेरी आंखों से पट्टी उतरती जा रही थी। मैंने गोरकन से कहा, ये कब्र बाद में खोदना, पहले इसके साथ एक कब्र और खोदो। इतना बोलकर मैं घर वापस आया। काफी औरतें जमा थी हमारे घर में। मिसबा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाकर पूछा, तुमने जहर दिया था ना मेरे बाप को? वो हैरत से बोली, क्या कह रहे हैं आप? मैंने अब्बा का पेन उसे दिखाया। उस पेन में छोटा सा कैमरा लगा हुआ था। अब्बा मेरे ऐसे कामों के बहुत शौकीन थे। वो पेन भी शौकिया ही लिया था। जब अब्बा ने खजूरें खाई, वो साफ नजर आ रहा था क्योंकि पेन मेज पर पड़ा था। उसके बाद उसी रिकॉर्डिंग में मिसबा कमरे में आई और फुर्ती से पहले फटे हुए खजूरों के पैकेट की जगह बंद पैकेट रख दिया। उसके बाद वो अम्मा को भी खाने में ऐसी दवा देती रही जो उन्हें इस बुरी बीमारी की हालत में ले आई। अम्मा खुद पर चादर डाले रखती थी कि किसी को भूल ना आए, और रात की तारीकी में वो किसी और को नहीं, हकीम के पास जाती थी जो अम्मा का मुंह बोला भाई था। उससे दवा लाती, अपने जख्मों का मरहम करवाती। मगर मिसबा का दिया जहर इतना खतरनाक था, वो अब्बा को एकदम ही खा गया और अम्मा को आहिस्ता आहिस्ता निगल गया था। अम्मा ने वो खत कब्र में उसी डॉक्टर के हाथ रखवा दिया था कि वो मिसबा को इसलिए सजा नहीं दिलवा रही क्योंकि बाद में अकील तुम्हारे पास कौन रहेगा।
तुम तो तन्हा हो जाओगे, जो भी है वो हम सास ससुर को मारना चाहती है, मगर मैंने देखा है वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती है और शायद यही चाहती थी कि तुम्हारी मोहब्बत बढ़कर उसके हिस्से में ना आए, कि तुम्हारी मोहब्बत बढ़कर उसके हिस्से में ना आए, तभी हमें मारने की कोशिश की और कामयाब भी हो गई थी। मैंने मिसबा से पूछा तो वो चिल्लाकर बोली, हाँ ऐसा ही है, मेरी औलाद नहीं हो सकती। तभी मैंने तुम्हारे वालिदैन को मारने का सोचा कि ये ना हो कि वो बार बार तुम्हें औलाद का ना होना याद करवाएंगे, इसलिए मैंने ये इंतहाई कदम उठाया। ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उसी वक्त मिसबा का गला दबा दिया और वाकई अम्मा से पहले वो कब्र में आन पड़ी थी। अब बेशक मैं जेल में हूँ या जो भी सलूक मेरे साथ हो रहा है, कम से कम मैं पुरसकून हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरी मिसबा नहीं है जो मेरे वालिदैन का कत्ल इसीलिए करेगी कि उसे कोई बे औलादी का ताना ना दे।